हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए एंड सीए इंटर स्टूडेंट्स। इस सब्जेक्ट के अंदर यूट्यूब पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया। इस चैप्टर को अच्छे से हमने समझा, फिर हमने लिवरेज एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट किया और उसके फॉर्मूलाज वगैरह मैंने अच्छे से कराए और उसके क्वेश्चंस भी करवाए। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर देखेंगे दो चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, एक कैपिटल और एक कॉस्ट। कैपिटल क्या होती है वो आपको पता है, हिंदी में पूंजी बोलते हैं। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैपिटल की ज़रूरत तो पड़ती ही है। हाँ, तो वो कैपिटल जो हम लगा रहे हैं किसी बिजनेस में, चाहे हमारे घर से ला के लगा रहे हैं, चाहे किसी से उधार लेके लगा रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, उसकी कुछ ना कुछ लागत होगी। फ्री का पैसा नहीं होता है। घर से लाके अगर हम बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं तो उसकी भी कुछ कॉस्ट होगी। कैसे? जैसे हम घर से लाके 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगा दिए, ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर वो तो फ्री का पैसा है। नहीं, उसकी भी कॉस्ट होगी। कैसे? अगर उसको हम बिजनेस में नहीं लगाते और उसकी जाके एफडी करवा देते तो वहां से हमें 8% इंटरेस्ट मिलता, जो अब नहीं मिलेगा, तो वो उसकी कॉस्ट हो गई। और अगर हम उधार ले रहे हैं पैसे तो हमको ब्याज देना पड़ेगा, वो उसकी कॉस्ट हो गई। तो इस तरीके से जो भी आप कैपिटल किसी भी बिजनेस में लगा रहे हैं, चाहे खुद की हो, चाहे लोन लेके लगा रहे हो, चाहे पब्लिक से रेज करके लगा रहे हो, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को हम समझते हैं भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, इससे क्या हो जाएगा। तो देखो भैया, हर बिजनेस के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट, और उसका जो मैनेजर होता है उसका नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर। अब फाइनेंस मैनेजर जो होता है उसका मेन काम क्या होता है? दो होते हैं मेन काम। थोड़ा सा पिछले एक वीक से तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए यूट्यूब पे भी रेगुलर वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी बड़ी मुश्किल से पूरा दम लगा के मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इस वजह से ऐसा चल रहा है, मौसम की वजह से। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, देखो जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो दो काम करता है। एक प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, मतलब फंड रेज करता है ना। फंड कहाँ से आएगा भाई? शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, खुद का पैसा यूज करेंगे, कहाँ से आएगा फंड? उस फंड का जो सोर्स है, प्रोक्यूरमेंट है, वो कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर करता है। चलो उसने फंड का प्रोक्यूरमेंट कर लिया, अब क्या करेगा? अब उस फंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, देखो ओनली यूटिलाइजेशन नहीं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में और ओनली यूटिलाइजेशन में बहुत फर्क होता है। तो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूज करना, ये भी फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। तो फाइनेंस मैनेजर दो काम करता है, एक तो फंड को प्रोक्यूरमेंट करना, रेज करना, और उसका उसके बाद इफेक्टिव, प्रभावी उपयोग करना। ये दो फाइनेंस मैनेजर के काम होते हैं। अब जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो ऐसा क्यों करना चाहता है? फाइनेंस मैनेजर क्यों किसी भी प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड को लेकर के उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेगा? इसके पीछे उसका क्या मकसद है? उसका मकसद होता है वेल्थ को मैक्सिमम करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एक तरीके से धन को बढ़ाना, संपत्तियों को बढ़ाना, ये होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो वेल्थ अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाएगी, है ना। आपके अगर घर में कमाने वाले की कमाई बढ़ जाए, है ना, 4-5 गुना, तो आपकी संपत्तियां अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। ओके, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, और ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होता है, तभी इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं और वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, संपत्तियों को बढ़ा सकते हैं, एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, जब हम जहां से फंड रेज कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, वहां पर हमको उसके बदले में जो रिटर्न देना पड़ रहा है, जो ब्याज देना पड़ रहा है, जो उसकी कॉस्ट देनी पड़ रही है, वो मिनिमम हो। और इसके अलावा जब हम उस रिसोर्सेज को, उस फंड को, उस कैपिटल को यूटिलाइज करें तो इस तरीके से यूटिलाइज करें कि वहां से हमें रिटर्न ज्यादा मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बैंकें क्या करती है? बैंक ऐसा ही तो काम करती है। बैंक की पब्लिक से पैसा उठाती है कि ये आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, इसके अंदर आप पैसा रखो, हम आपका पैसा सेव रहेगा, आपको एटीएम की सुविधा देंगे, आपको ये सुविधा देंगे, आपको ये सुविधा देंगे, आपका पैसा सेव रहेगा, ये रहेगा, ये कहते हैं। अब वहाँ ऑनलाइन वगैरह का ट्रांजेक्शन देंगे, आप इससे ये भीम यूपीआई कर सकते हो, ये कर सकते हो। बैंक सारी सुविधाएं आपको एक पैकेज देती है जब आप किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। अब बैंक के पास में वो फ्री में पैसा पड़ा है, क्योंकि बैंक उसके बदले में तो 1-2% कुछ सालाना ब्याज देती है। लेकिन अब बैंक को पता है कि हर व्यक्ति ने अगर 5-10 हज़ार रुपये भी खाते में रख दिए और एक साथ अगर हमने 20-25 हज़ार खाते खोल दिए तो बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास आ गया, और सारा अमाउंट लोग एक साथ निकालेंगे नहीं। और वैसे रेस्ट्रिक्शन भी होती है कि आपको कम से कम मिनिमम मेंटेन बैलेंस करना पड़ेगा 2,000, 2,500, कुछ बैंकों में 10-12 हज़ार भी होता है ना, बड़ी बैंकों के अंदर, प्राइवेट बैंकों के अंदर, तो वो मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होता है, नहीं तो चार्ज लगेंगे, है ना। तो उस हिसाब से बैंकों के पास बहुत अच्छा खासा पैसा 2% पे आ जाता है।
और बैंक अब उनको आगे लोन देती है, कार लोन देती है 12 से 14%, होम लोन दे देती है 12-13%, बिजनेस लोन देती है 15, 16, 18, 20%, पर्सनल लोन 24% की रेट से देती है। अब पर्सनल लोन अगर दिया जा रहा है 24% की रेट से और यहाँ से वही पैसा 2% के हिसाब से आपके पास में आ रहा है, तो सोचो बीच में कितना गैप हो गया। तो ये गैप, ये रिटर्न कमाती है कौन? बैंक। तो बैंक की वेल्थ क्या होगी? मैक्सिमाइज होगी। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड किया है फाइनेंस मैनेजमेंट ने, वो बहुत सस्ते में कर लिया। मिनिमम उनको 2% देना है, लेकिन आगे से कमा कितना रही है? 12%, 15%, 20%। तो ये हो गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसके लिए आपको ये दो काम अच्छे से करने पड़ेंगे। अब ये दो काम अच्छे से करने हैं तो हमको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए कि हम जो फंड रेज कर रहे हैं, है ना, जो हम फंड उठा रहे हैं, जो कैपिटल ले रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, वो उसके बदले में हमको उनको कितना देना है और उसको आगे इन्वेस्ट करके हमको कितना मिलेगा। अगर इसके बीच में अच्छे से समझ गए तो फिर हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। और उसको समझने के लिए ही हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो कैपिटल हमने रेज किया है उसकी कॉस्ट कितनी है वो निकालनी होती है। वो इस चैप्टर के अंदर हम निकालेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर क्या है वो समझ में आया होगा। अब देखो, फाइनेंस मैनेजर क्या करता है? उसको कैपिटल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। क्यों कैपिटल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है? क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर अगर उसके पास बना हुआ होगा, है ना, तो वो आराम से पता कर सकता है कि जो इन्वेस्टर हैं, जो पैसा लगा रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उनको हमको क्या देना है? मिनिमम ब्याज देना है, ब्याज कम देना है, उनसे सस्ते में पैसे। बैंक जैसे सेविंग अकाउंट पे ना 2% इंटरेस्ट देती है कि 8-10%? नहीं, एफडी पे देती है 8%, वो भी 7-8%, वो भी बहुत कम है ना। तो यहाँ से मिनिमम, और जब उसको हम इन्वेस्ट करें तो वहाँ से हमको रिटर्न क्या मिले? मैक्सिमम। तो जो इन्वेस्टर है, जो हमको पैसा दे रहे हैं, हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, उनसे सस्ते में पैसा ले लो, और जो शेयर होल्डर हैं उस पैसे का यूज करके शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा के दो। तो शेयर होल्डर को मैक्सिमम, इसको मिनिमम। और इसके लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसकी जरूरत पड़ेगी, कैपिटल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, ताकि सस्ता कौन सा फंड मिल रहा है, महंगा कौन सा मिल रहा है, और उसकी कॉस्ट क्या है वो हमें पता लग सके, और उसके ऊपर हम बहुत सारे डिसीजन ले सके। यानी कि फाइनेंस मैनेजर फिर उसके ऊपर से बहुत सारे डिसीजन लेता है। फॉर दिस पर्पज वी हैड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और इसी पर्पज के लिए पैसा देना कम पड़े और कमाए ज़्यादा, है ना, ब्याज कम देना पड़े और ब्याज कमाए ज़्यादा, है ना। तो इस पर्पज के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखो अब कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम फाइनेंस कर सकते हैं, यानी कि हम कैपिटल रेज कर सकते हैं, यानी कि हम पैसा ले सकते हैं और उसको बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है के डी। अब के का मतलब यहाँ पर बेटा कैपिटल से है। के का मतलब किस चीज से है? यहाँ पर कैपिटल से। समझ गए? के का मतलब किससे है? कैपिटल से। ठीक है, और डी का मतलब क्या हो गया? डिबेंचर। वैसे डेब्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको मैं के एल यानी कि लोन के अंदर ही डालूंगा। और डिबेंचर भी एक तरह का डेब्ट ही होता है, उधारी होती है। ठीक है, और डिबेंचर के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 11th-12th के अंदर डिबेंचर इशू करने की जनरल एंट्री, रिडम्पशन की जनरल एंट्री हम करते थे ना। हाँ, तो बस वही। तो यहाँ पर जो इशू कर रहे हैं हम डिबेंचर, उसकी कॉस्ट क्या है? तो के मतलब कैपिटल, कौन सी? डिबेंचर वाली कैपिटल। और डी मतलब जो डिबेंचर है, के मतलब कैपिटल, डी मतलब डिबेंचर की कैपिटल। ठीक है, तो हो गया के डी, और उसकी हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट के पी। के पी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पी मतलब प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है के ई। के ई मतलब इक्विटी शेयर, और के मतलब कॉस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया आपका के। किसकी कॉस्ट? आपकी रिटेन अर्निंग की कॉस्ट, के आर, यानी कि रिटर्न अर्निंग। जो रिटर्न अर्निंग क्या होता है? जैसे किसी कम बिजनेस ने जो है प्रॉफिट किया 10 लाख रुपए का, उसमें से 8 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर को, पीछे 2 लाख रुपए बच गए, ये रिटर्न अर्निंग हो गई, एक तरह के आपके रिजर्व हो गए। ठीक है, और फिर आता है कॉस्ट ऑफ लोन, यानी कि के एल। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ लोन। तो ये सारे क्या है? एक तरीके से वेरियस सोर्सेज हैं कि आप कहाँ कहाँ से फंड रेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। कैपिटल रेज कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। जो बिजनेस में कमाई हो रही है उसको रिटेन कर सकते हो, जो इन्वेस्टर है उनको ना दे करके, शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दे करके उसको वापस बिजनेस में यूज कर सकते हो, और फिर लोन ले सकते हो। और इन सब की हमको क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हम फंड रेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हमको कितनी पड़ रही है, ताकि हम उस हिसाब से फिर आगे रिटर्न कमाएं और वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, किसकी? कंपनी की। ओके, तो अब इनकी कॉस्ट निकालने के फॉर्मूले कौन कौन से, लेकिन उससे पहले देखिए थोड़ा सा यहाँ समझ भी लेते हैं। सॉरी, है ना। हाँ क्या समझ लेते हैं? मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मीनिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? एक रिटर्न है एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल।
जो भी कैपिटल लगाएगा वो एक्सपेक्ट करेगा, जैसे मैं किसी कंपनी का जो है डिबेंचर खरीदूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उस डिबेंचर के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिले, है ना। तो जो बंदा कैपिटल लगाता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको उसके ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा, वही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो नॉन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और किन किन नामों से बोला जाता है, तो कट ऑफ रेट नाम से बोला जाता है, हर्डल रेट नाम से बोला जाता है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बुला सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो, कट ऑफ रेट बोलो, हर्डल रेट बोलो, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बोलो, चारों की चारों चीज एक ही है, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता नहीं चलेगी तब तक हम बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन ले ही नहीं सकते कि यहां से हमें फंड रेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोन लेने जाओगे, सिंपल एग्जाम अपने ऊपर देख लेके देखो, आप अगर होम लोन ले रहे हो या कार लोन ले रहे हो या बिजनेस लोन ले रहे हो तो सबसे पहले क्या पूछोगे, कितना पैसा मिलेगा, कैसे क्या प्रोसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ब्याज कितना देना है, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। तो अगर ब्याज सही हो गया, जितना आप भर सकते हो, आपको लग रहा नहीं ये ठीक है, तो आप लोन ले लोगे, वरना नहीं लोगे। तो आपका डिसीजन पूरा का पूरा उस इंटरेस्ट रेट पे ही तो टिका हुआ है, और वही तो क्या है, वही तो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग लाइक, किस किस डिसीजन में, इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो वहां से कितना रिटर्न मिलेगा उसके बारे में जरूर समझते हैं, और रिटर्न कितना मिलेगा वही तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही पता चलता है। फाइनेंसिंग डिसीजन, भाई कहीं फाइनेंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए लोन, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, ये डिसीजन डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, भाई कितने दिन की उधारी दी जानी चाहिए, ये सब डिसाइड करने के लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके जी, बहुत हो गई थ्योरी, आइए आते हैं फॉर्मूला के ऊपर, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कैसे कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, और कैसे कॉस्ट ऑफ लोन, यानी कि केडी, केपी, केई, केआर और केएल, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं ले रहा हूं केडी, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो देखो बेटा, डिबेंचर दो तरीके के आते हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से, हाँ भाई डिबेंचर को बचपन से। अब कॉमर्स वालों के लिए 11th ही बचपन है, क्योंकि 10th में तो कॉमर्स होता नहीं है, तो 11th क्लास 12th क्लास के अंदर पढ़ते थे कि डिबेंचर दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिसका रिडम्सन होगा, यानी कि कंपनी जो है डिबेंचर इशू कर रही है 10 साल के लिए, 10 साल के लिए कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, पब्लिक से पैसा उठाया, 10 साल तक उनके ऊपर ब्याज देती रहेगी, जैसे ही 10 साल कंप्लीट हो जाएंगी अपनी डिबेंचर कंपनी वापस ले लेगी, लोगों को पैसा वापस दे देगी, ये हो गया रिडीमेबल डिबेंचर। एक होते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर का मतलब होता है कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए, पैसा उठा लिया, अब हर साल उसके ऊपर ब्याज देती रहेगी, लेकिन जब तक कंपनी चलेगी तब तक रिडम्सन जो डिबेंचर का पैसा है पब्लिक को वापस नहीं दिया जाएगा, ओनली उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो ये रिडीमेबल और रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11 से, ठीक है। ओके, तो अब आपके कौन से डिबेंचर हैं, अगर परपेंचुअल डिबेंचर है, परपेंचुअल मतलब वही इरिडीमेबल, इरिडीमेबल डिबेंचर है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका केडी का देखो, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, के मतलब कॉस्ट, सॉरी के मतलब कॉस्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट अपॉन एनपी, एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड, एनपी का मतलब क्या होता है बेटा, नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय क्या 100। और वैसे भी हम ऐसे तो कैलकुलेट करेंगे कि भैया कोई डिबेंचर जो है वो हमने इशू किए हैं तो उसके ऊपर हमें कितना ब्याज देना पड़ रहा है, वो हमारी कॉस्ट है, तो ये आ गया इंटरेस्ट ब्याज। नेट प्रोसीड का मतलब हो गया आपने कितने में इशू किया उसको। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक डिबेंचर है, वो हमने इशू किया है 100 रुपीज़ में, और उसके ऊपर ब्याज है 10 रुपये का, इनटू कर दो 100, तो कितना आ गया 10%। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ आती है 1 माइनस टी। 1 माइनस टी का मतलब होता है 1 माइनस टैक्स। यहाँ पर हमें टैक्स का भी इफेक्ट देना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है, अब बेटा टैक्स का इफेक्ट समझना है ना, तो थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, और जो मैं बोलने वाला हूँ उस बात पर आप अच्छे से ध्यान देना, तो आपका टैक्स का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। जैसे समझना, यहाँ इंटरेस्ट कितने रुपए है, 10 रुपये, तो ये 10 रुपये का जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, ठीक है, ये हमारे लिए यानी कि कंपनी के लिए, अपने आप को कंपनी मान लो, हमारे लिए तो खर्चा है, और इसको हम कहाँ दिखाएंगे, पीएनएल में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, खर्चा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो उसके ऊपर इनकम टैक्स कम लगेगा,
एग्जाम्पल के लिए देखिए थोड़ा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझो इसको, ताकि रट्टे नहीं मारने पड़े कि 1 माइनस टी हम क्यों कर रहे हैं। 1 माइनस टी का मतलब यहाँ पर 1 माइनस टैक्स से है। मान लेते हैं ये है P&L अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। यहाँ पर हमारा जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो है मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, ठीक है। और हमने सारे खर्चे वगैरह लेस कर दिए, कुछ खर्चे थे सैलरी के, कुछ बोनस के, कुछ है ना, ये थे 10,000, ये थे 20,000 सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 70,000। अब मान लेते हैं हमको टैक्स है हमारा जो है वह 10%, तो 70,000 का 10% कितना हो गया, हमारा टैक्स कितना हो गया, 7,000 रुपये हो गया टैक्स। ये टैक्स मैं ऐसे ही रेट ले रहा हूँ, 10% 30% कुछ भी हो सकती है इनकम टैक्स में, तो आपको समझाने के लिए। तो 7,000 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या डिबेंचर इशू कर रखे हैं, लोन ले रखा है, जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो भी खर्चा है, वो भी आप यहाँ पर क्या करोगे, लेस करोगे। तो जब आप यहाँ पर वो खर्चा लेस करोगे, मान लेते हैं हमारा इंटरेस्ट का खर्चा जो है वो 1,000 रुपये का, अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, अब आपका प्रॉफिट हो गया 69,000, क्योंकि 1,000 का आपने क्या दिखा दिया, खर्चा दिखा दिया। तो अब आपका टैक्स कितना लगेगा, 69,000 का 10%, 6,900 रुपये। तो जब आप इंटरेस्ट वाला खर्चा जब आपके नहीं था, तब आपका टैक्स कितना पे करना पड़ रहा था आपको, 7,000। इंटरेस्ट वाला खर्चा दिखाने की वजह से अब आपका टैक्स कितना बढ़ रहा है, 6,900 रुपये। तो इस वजह से आपके कितने रुपए बच रहे हैं, 100 रुपये आपके क्या हो रहे हैं, सेविंग। इसको बोलते हैं टैक्स सेविंग। इसका मतलब ये हुआ कि भैया आपका इंटरेस्ट जो है वो खर्चा कितना है, 1,000 रुपये का, हाँ, लेकिन उस 1,000 रुपये की वजह से आपका टैक्स कितना बच रहा है, 100 रुपये। तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 900 रुपये। आया समझ में, किसकी कॉस्ट, जो डिबेंचर इशू किए हैं उसकी कॉस्ट। क्यों, क्योंकि ये 1,000 रुपये का ब्याज का खर्चा तो हुआ, लेकिन उसकी वजह से 100 रुपये टैक्स बच गया। तो जो नेट हमारा जो कॉस्ट है इंटरेस्ट का वो कितना पड़ा, 900 पड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से 100 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहां पर, इसलिए हम यहां क्या करते हैं बेटा, 1 माइनस टी कर देते हैं। जो टैक्स है 1 माइनस टी, 1 का मतलब क्या हो गया 1, और टी का मतलब यहां पर हो जाएगा टैक्स से। तो जैसे 1 माइनस टैक्स रेट है ना, जैसे टैक्स रेट है हमारी 30% या 10%, अगर 10% है तो 0.10 हो जाएगा, ऐसे। वो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि 1 माइनस टी यानी कि हम यहाँ पर टैक्स का इफेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स इंटरेस्ट पे करने की वजह से हमारी टैक्स सेविंग हो जाती है, तो उसको भी हम यहाँ पर लेस कर रहे हैं। ओके, सो अब अगर बात करें हम रिडीमेबल डिबेंचर की, तो रिडीमेबल डिबेंचर में देखो फॉर्मूला क्या है, वही इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ये 1 माइनस है, ठीक है, ये माइनस है बेटा, ठीक है, ये माइनस है, तो 1 माइनस टी, ठीक है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, डिवाइड बाय एन, ये 2 नहीं है, ये एन है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, डिवाइड बाय एन, फिर रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। तो यहां तो हम रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड का एवरेज कर रहे हैं, यहां पर रिडीमेबल वैल्यू में से नेट प्रोसीड लेस करके डिवाइड बाय एन यानी नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ऐसे ही होगा, कैसे, अब जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं परपेंचुअल यानी कि इरिडीमेबल, और एक होते हैं रिडीमेबल। ये रहे आपके इरिडीमेबल वाले, पर यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100 करेंगे, लेकिन यहां पर अब ये नेट प्रोसीड क्या आगे मैं बताऊंगा आपको, आरवी को भी आगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहां पर 1 माइनस टी नहीं होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर स्कोप के ऊपर जो हम डिविडेंड देते हैं उससे पहले इंटरेस्ट वगैरह टैक्स वगैरह सबका ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके, ठीक है, तो इसलिए यहां पर बार बार टैक्स का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने की वजह से हमारा टैक्स सेविंग नहीं होता है। ओके, तो इसलिए यहां पर 1 माइनस टी नहीं होगा, सीधा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। और यहां पर क्या हो जाएगा, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उसके अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये फॉर्मूले आप देख लो, मैं यहां से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। नेक्स्ट आगे जो फिर हमारा अगला आता है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब बेटा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब हो गया आपका के। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को हम क्या बोलते हैं, के। ये सबसे लास्ट जो रिटर्न मिलता है उनको मिलता है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के कई सारे मेथड हैं, तो इनको मैंने ABCD नाम दिया है। इसमें सबसे पहला है CAPM मेथड। क्या नाम है, CAPM मेथड। CAPM की फुल फॉर्म होती है
कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सी मतलब कैपिटल, ए मतलब एसेट, पी मतलब प्राइसिंग, एम मतलब मॉडल। इसका फॉर्मूला क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में दे रखी होगी, और उसमें रिस्क प्रीमियम को प्लस कर दो तो आपका के ही आ जाएगा। और रिस्क प्रीमियम अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो उसको निकालने का फॉर्मूला एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय बीटा, और ये सारी क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो फिर के ही निकालना बहुत आसान हो जाता है। अगर CAPM वाली इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखा है, रिस्क प्रीमियम नहीं दे रखा है, बीटा नहीं दे रखा है, तो फिर यहां पर हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, वो है डीपी रेशियो अप्रोच। डीपी मतलब डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस भी बोलते हैं जिसको, है ना, वो लेंगे डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट पर शेयर इनटू 100। नेट प्रॉफिट लेना है लेकिन पर शेयर लेना है। नेट प्रॉफिट वही है जो अभी तक हम देख रहे थे, लेकिन पर शेयर लेना है। ये भी मेथड अगर नहीं लगाए तो एक और है ईपी, यानी कि अर्निंग पर शेयर मेथड, जिसको हम ईपीएस बोलते हैं। तो ईपीएस ले लो, डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अब एक चीज और है, अब इसी मेथड से एक और मेथड बनना है, बी वाले से, जो डिविडेंड वाला मेथड था ना, डिविडेंड पर शेयर वाला, उससे एक और मेथड बना है। वो क्या है, ये फॉर्मूला पूरा वापस ले लो। ये देखो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, नेट प्रॉफिट पर शेयर, नेट प्रॉफिट पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, वो है प्लस ग्रोथ रेट। इसलिए इस फॉर्मूले का नाम है डीपी, यानी कि डिविडेंड पर शेयर, प्लस जी, यानी जी मतलब ग्रोथ अप्रोच। तो ग्रोथ अप्रोच हो तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस ग्रोथ हो जाएगा। ऐसा का ऐसा जो ईपीएस वाला मेथड है, अर्निंग पर शेयर वाला, इसमें भी एक मेथड और आता है जिसमें ग्रोथ ऐड हो जाती है। वो मेथड ये रहा, देखो मैं बता देता हूं आपको, ये रहा, ये ग्रोथ ऐड हो गई। नेक्स्ट जो हमारा सोर्स आता है फंड का, वो है KL, यानी कि कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालती है, लोन की, लोन के ऊपर हमें क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो और 1 माइनस टी, यानी कि 1 माइनस टैक्स कर दो। यहां पर 1 माइनस, जहां इंटरेस्ट आएगा वहां टैक्स सेविंग होगा, तो 1 माइनस टी आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ रिजर्व। कॉस्ट ऑफ रिजर्व, रिजर्व क्या होता है आपको मैंने बताया है ना, कि जो रिटेन कर लेते हैं अर्निंग को, जो उनके ऑनर हैं या शेयर होल्डर हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट ना करके उस प्रॉफिट को, उस अर्निंग को वापस बिजनेस के अंदर लगा देना, उसको बोलते हैं, वो जो रिजर्व का पैसा है उसको रिटेन कर लेना, ठीक है, रिटेन अर्निंग बोलते हैं इसको। तो इसका जो सिंबल है वो KR है, और ये जो KR होता है ये हमेशा KE के बराबर होता है, बस एक जगह नहीं होगा जहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, अदरवाइज हमेशा जो KR और KE जो है वो बराबर होता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चन करने से पहले इन फॉर्मूलाज को याद करने के साथ साथ हमें समझनी होगी, ताकि ये फॉर्मूला हमको अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें एक तो नेट प्रोसीड क्या होता है, एक रिडीमेबल वैल्यू क्या होती है, एक मैंने अभी फ्लोटेशन कॉस्ट बोला वो क्या होती है। तो आइए हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन करते टाइम, ये प्रॉब्लम्स हमेशा हमारे सामने आती है। सबसे फर्स्ट, नेट प्रोसीड क्या होता है। तो नेट प्रोसीड का मतलब होता है इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, ब्रोकरेज कॉस्ट होती है, ब्रोकरेज कॉस्ट। जो ब्रोकर होते हैं ना, उनको हमको पैसा देना पड़ता है जब भी हम कोई फंड रेज करते हैं तब। तो जो इशू प्राइस है उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, नेट प्रोसीड आ जाएगी, जिसको हमने बार बार फॉर्मूलाज के अंदर NP लिखा था ये। ओके, अब इशू प्राइस कैसे आएगी, इशू प्राइस इसको बोलते हैं। इशू प्राइस का मतलब हो गया या तो सेलिंग प्राइस, या हो गया मार्केट प्राइस, या आपका फेस वैल्यू, और या फिर 100। या मतलब अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखी है तो वो इशू प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी, मार्केट प्राइस दे रखी है तो उसको इशू प्राइस मान लो, मार्केट प्राइस नहीं दे रखी है तो फेस वैल्यू दे रखी होगी उस सिक्योरिटी की, तो उसको आप इशू प्राइस मान लो, फेस वैल्यू भी नहीं दे रखी तो 100 मान लो, 100 मान लो आप इशू प्राइस। ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटेड ऑन इशू प्राइस। जो इशू प्राइस होती है उसके ऊपर ही कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे 100 रुपए इशू प्राइस, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो 100 का 2% हो गए 2 रुपए, तो 100 माइनस 2 98, ये हो गई आपकी नेट प्रॉफिट, ठीक है। ओके, रिडीमेबल वैल्यू क्या होती है, रिडीमेबल वैल्यू का मतलब होता है कि जो हम सिक्योरिटी डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसका 5 साल या 10 साल बाद में रिडम्पशन करेंगे तो किस प्राइस पे करेंगे, तो वो रिडीमेबल वैल्यू होती है। रिडीमेबल वैल्यू कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होती है। ओके, अधिकतर ऐसा ही होता है कि रिडीमेबल वैल्यू आपको गिवन होती है, नहीं गिवन है तो जो फेस वैल्यू है उसी को हम क्या मान लेंगे, रिडीमेबल वैल्यू। ना रिडीमेबल वैल्यू दे रखी है ना फेस वैल्यू दे रखी है तो 100 मान लो रिडीमेबल वैल्यू को। ओके, ग्रोथ रेट क्या होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है, या फिर हम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी परसेंटेज रेट क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या क्या है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वे भी इस नॉलेज का फायदा उठा सके, हमारी फैमिली बड़ी हो सके, हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।